जय भीम साथियों। आज चर्चा कुछ गंभीर चर्चा है और मैं इस बात से भी बहुत चिंतित हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति खासतौर पे इनकी लीडरशिप नेशनल लेवल पर SC ST की लीडरशिप, कोई लीडर ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता। बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी हैं, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे बहुजन नेता के नाम पर, दलित नेताओं के नाम पर बहुत सारे नेता पैदा हो गए और वो जय भीम, जय बहुजन और क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ढाक के तीन पात ये तो यार एक जाति के नेता हैं। और ये बड़ा गंभीर मसला है क्योंकि बाबा साहेब जब संघर्ष कर रहे थे, जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने टोटल तमाम अछूतों की लड़ाई लड़ी, टोटल जातियों की, वन टू ऑल। मान्यवर काशीराम जी ने एक बहुत खूबसूरत विश्लेषण अपना बताया था अपने जीवन का। जब उनको ज्ञान हुआ, जब उनको बाबा साहेब के बारे में पता चला, उनके संघर्ष और इस महान विचारधारा के बारे में पता चला, पूना में DRDO में वो वैज्ञानिक थे और वहीं पर कुछ अपने साथी अनुसूचित जाति के दीना भाना जी, खरपड़े साहब, वो अपनी यूनियन SC ST के अपने यूनियन चलाते थे। 1965 में 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने का, छुट्टी का उन्होंने DRDO की मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया और दीना भाना जी ने उस आदेश को मानने से मना कर दिया और वो 14 अप्रैल को छुट्टी करके बाबा साहब का जन्मदिन मनाने चले गए। और 15 अप्रैल को जब वो लौटे तो उनकी बर्खास्तगी थी, नौकरी टर्मिनेशन का लेटर उनका चिपका हुआ था गेट पर और उनको गेट में अंदर आने से मना कर दिया। इस घटना ने अधिकारी काशीराम जी के दिमाग में बहुत भारी असर डाला और वो बेचैन हो गए, विचलित हो गए कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए खो दे कि किसी का जन्मदिन मनाना, वो कौन शख्सियत है जिसका जन्मदिन मनाने के लिए इस आदमी ने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी, सरकार का ऑर्डर नहीं माना कंपनी का, और वो उनसे मिलने पहुंच गए शाम को। अब जब मान्यवर दीना भाना जी ने और खरपड़े साहब ने पूरी कहानी उनको सुनाई कि भैया ये नौकरी क्या है, उस महान आत्मा के, महान शक्ति के, उसके सामने, उनके संघर्षों के सामने, उनकी उस महान विचारधारा के सामने, उनकी कुर्बानियों के सामने, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये तो अगर जीवन भी चला जाए उसके लिए तो बहुत कम है। तो इन बातों ने भी मान्यवर काशीराम जी के दिमाग में बहुत भारी असर डाला और उन्होंने फिर जब तय हुआ और उनको जब और स्टडी की मान्यवर काशीराम जी ने, तो उन्होंने देखा भाई बाबा साहब 1956 में चले गए और 1956 से 1965 हो गया, अभी तक कोई ऐसा मूवमेंट खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं अभी तक बाबा साहब की विचारधारा को लेकर देश में क्रांति खड़ी हुई? इतनी महान विचारधारा, इतना महान संघर्ष, इतने महान बलिदान, इतने अधिकार दिए, उसके बावजूद भी क्यों नहीं हुआ?
तो मान्यवर काशीराम जी बताते हैं, अपने स्पीच में उन्होंने कहा है कि जब मैंने मूल्यांकन किया आगे बढ़ने से पहले कि क्यों नहीं अंबेडकर मूवमेंट आगे बढ़ी, बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि मूवमेंट चले नहीं, लोगों ने कोशिशें नहीं की, लेकिन मान्यवर काशीराम जी कहते हैं कि मैंने मूल्यांकन किया कि 1956 के बाद और अभी तक जितने भी मूवमेंट चले वो सब अपनी जातियों के मूवमेंट चले। हर नेता ने अपनी जातियों के लोगों को ही इकट्ठा किया और यही कारण था कि वो मूवमेंट फेल होते चले गए। उनके ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि चमार चमारों को इकट्ठा कर रहा है, महार महारों को इकट्ठा कर रहा है और इसी तरीके से सारे लोग अपनी अपनी जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं और वो मार खा गए, मात खा गए और वो इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए। तब मान्यवर काशीराम जी ने जो पहला संगठन बनाया मान्यवर दीना भाना जी के साथ और खरपड़े साहब के साथ मिलके, उस संगठन का नाम था जो 1966-67 में बनाया उन्होंने। सबसे पहले DRDO से उन्होंने शुरुआत की, जो आयुध फैक्ट्री थी, आयुध कारखाना जो आज भी है भारत सरकार का, तो उन्होंने शुरू करी। उन्होंने बनाया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी कर्मचारी संगठन, इस नाम से, इसके आसपास कुछ एक दो शब्द इधर उधर हैं, इस नाम से उन्होंने पहला संगठन 1966-67 में उन्होंने बनाया और उस पर उन्होंने 2-3 साल काम किया और साथ साथ वो स्टडी भी करते जा रहे थे मान्यवर काशीराम जी, और बाबा साहब के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, संविधान के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो उनको एक मिशन के लिए चाहिए, उस पर वो सब रिसर्च करके वो सामग्री इकट्ठी करते जा रहे थे। और इसके बाद जब मान्यवर काशीराम जी ने जब पूरा ठान लिया कि अब बिल्कुल मैदान में उतरना है, और उन्होंने जो वादा किया था, मान्यवर दीना भाना जी ने उनको नौकरी पे वापस लिया है, तब उन्होंने 1971 में वामसेब नाम से संगठन, उस संगठन को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी जो कर्मचारी संगठन था, उसको तब्दील करके वामसेब बैकवर्ड जो कर्मचारी, उन्होंने इस तरह का ये फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें कन्वर्ट किया। और उस दिन उन्होंने शपथ ली कि मैं आज के बाद शादी नहीं करूँगा, मैं आज के बाद अपने परिवार में वापस नहीं जाऊँगा, मैं आज के बाद नौकरी नहीं करूँगा। और उन्होंने 4-5 चीज़ें और उन्होंने की और उन्होंने उस दिन से अपना मैदान में वो कूद गए और उन्होंने अपने संगठन का नाम वामसेब, जो देखिए ये समझने वाली बात है, मान्यवर काशीराम जी ने जब पहला संगठन बनाया उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड, पिछड़े और माइनॉरिटी तमाम कर्मचारियों का वो संगठन था। और वामसेब जब ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई तो उसमें भी पिछड़े और पिछड़े, देखिए बैकवर्ड, मुझे बाद में बहुत समझ आया बाद में कि उस बैकवर्ड का उसका मतलब क्या था। जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े सब हैं, तो मान्यवर काशीराम जी ने वो बैकवर्ड शब्द क्यों लगाया? सबसे पहले वामसेब का जो पहला शब्द है बी, उसका उन्होंने वो बी बैकवर्ड उन्होंने क्यों कर दिया SC ST OBC को? क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जितने भी हैं और जितने भी उसमें वो हैं, उसमें बैकवर्ड क्लासेस लिखा हुआ है, पिछड़े वर्गों की जातियां लिखा हुआ है, उसमें SC ST अलग, उसमें नहीं लिखा हुआ अलग से, वो तो अलग से कमीशन वगैरह के लिए है और पॉलिटिकल उसके लिए, लेकिन जो मूल अधिकार हैं उसमें जो लिखा हुआ है पिछड़ी जातियां, और पिछड़ी जातियों में ये अनटचेबल्स भी आते थे और शूद्रों की जो शूद्र अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कमज़ोर जातियां हैं वो भी उसमें आती थी और SC ST तो आते ही थे। तो तब उन्होंने एक शब्द के अंदर SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के इकट्ठा कर दिया। इतनी महान विचार, संविधान अनुसार उन्होंने उस शब्द का चयन किया। और जब उनका
बड़े मजे की बात है, जब उन्होंने शुरुआत की तब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वो, और जब उन्होंने बामसेफ बनाया तो उसमें बैकवर्ड कर दिया। लेकिन उन्होंने किसी एक जाति का बात नहीं की, एक जाति की बात नहीं की। उन्होंने तमाम 85% का फार्मूला तैयार करके कि 85% हमें, वो पेन दिखाते थे और पेन में कहते थे भाई जो ये तुम जो ऊपर का ढक्कन है ना, ढक्कन ये वो है 15% वर्ग जो मेहनत नहीं करता है, काम नहीं करता है, लेकिन दिखाई सबसे ज़्यादा देता है, सबको वही दिखाई देता है। और ये जो ढक्कन के नीचे का 85% है, सारी मेहनत ये करता है, सब कुछ ये करता है, फिर भी ये दिखाई नहीं देता और वंचित है सारे अधिकारों से। उस तरह से वो समझाया करते थे। तो उन्होंने 85-15 का फार्मूला उसी समय मान्यवर काशीराम जी ने तय किया। तो उन्होंने, उनका जो विश्लेषण था कि जो लोगों ने अभी तक मेहनत की, उन्होंने मेहनत तो की, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाने की कोशिश तो की, मगर अपनी अपनी जाति में लग करके, अपनी अपनी जाति के चक्कर में वो खत्म हो गए। इसीलिए मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि मुझे एक जाति की काम नहीं करना है, एक जाति का संगठन नहीं बनाना है। इसीलिए उन्होंने 85% लोगों की SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको इकट्ठा करके उन्होंने आगे मूवमेंट चलाया। और जब ये मूवमेंट चलता चला गया, और चाहे DS4 उसके बाद बनाया उन्होंने, दलित, शोषित और क्या क्या उसमें था, 4S थे, DS4 वो उन्होंने बनाया। उसमें भी तमाम लोगों को, शोषित वोषित जितने भी थे सब उसमें थे DS4 में। उसमें भी कोई एक जाति का मतलब नहीं था, एक जाति की बात नहीं थी। और उसमें वाल्मीकि समाज भी नेता, उसमें महार भी नेता, उसमें चमार भी नेता, उसमें सारे नेता। ऐसा भी नहीं किसी एक जाति की लीडरशिप हो। और जब मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया, और जब उसने उफान पर, जब उनकी मेहनत ने रंग लाया, नौकरी छोड़ के और 24 घंटे 7x24 उस वक्त बिना संसाधनों के, बिना सोशल मीडिया के, बिना मीडिया के, बिना सड़कों के, बिना परिवहन के, बिना टेलीफोन के, बिना पैसों के, जब वो महान नायक कूद पड़ा मैदान में और तमाम लोगों को जब उसने झकझोर दिया, बताया बाबा साहब के बारे में, उस महान विचारधारा के बारे में बताया, और जैसे जैसे लोग खड़े होते चले गए, तो फिर 1984 में 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन के दिन उस महानायक ने, मान्यवर काशीराम जी ने, फिर उस मूवमेंट को, सामाजिक मूवमेंट को कन्वर्ट कर दिया बहुजन समाज पार्टी में। भारत के अंदर 85% लोगों की, वंचित, शोषित, दलित, जो सदियों से सताए हुए, पीड़ित, जो इस देश में नौकर थे, सिर्फ गुलाम थे, उन तमाम लोगों को अब राज सत्ता की तरफ बढ़ने का रास्ता, उनकी राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म उनको खड़ा करके मान्यवर काशीराम जी ने दे दिया। वो महानायक, इतनी महान विचार, इतनी महान सोच। और वो इस बात को भी कहते थे बार बार कि मुझे अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें सब कुछ बता गए, सब कुछ कह गए, लिख गए, सब कर गए। हमें अपना दिमाग नहीं खर्च करना है। सिर्फ अब हमें जो बाबा साहब हमें दिशा निर्देश दे गए हैं, जो हमारे लिए काम कर गए, जो संघर्ष, उस संघर्ष को सिर्फ आगे बढ़ाना है, उस रास्ते पर बस चलना है, उस संघर्ष को लेकर के। वो कहते थे हमें अपना दिमाग खर्च नहीं करने की जरूरत है, बाबा साहब सब करके गए। और वो मूवमेंट जब उसने आगे बढ़े, तो यहाँ पर जो वंचित, जो अछूत, जो सताए, पीड़ित, वो तो यहाँ पर सांसद बनने लग गए, अपनी पार्टी से विधायक बनने लग गए, मुख्यमंत्री बनने लग गए, राज्यसभा सांसद बनने लग गए, प्रधान बनने लग गए, इस सिस्टम के अंदर घुस गए, एक पहचान बन गई। और तमाम लोगों को इकट्ठा करके वो आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्यवश, क्योंकि ये जो मनुवादी हैं, ये हमेशा से ये बड़े सतर्क रहते हैं भविष्य की राजनीति को लेकर के, अपनी सत्ता को बचाने के लिए। अब उस मूवमेंट को, BSP मूवमेंट को रोकने के लिए फिर इन्होंने समय समय पर अपने विभीषण पैदा करने शुरू कर दिए।
जाओ बहुजनों के नाम पर उनके चेहरे लगा लो, बहुजन नेता का, दलित नेता का मुखौटा लगा लो, गुमराह करो लोगों को और बहुजन मूवमेंट को रोको, और उनके नेता बनके, लेकिन काम अपनी जाति का ही करना जिस जाति से हो। और चुनाव से पहले जिस जाति के भी वहां इलाकों में, मोहल्लों में जाओ, उनके नेताओं को, एक दो को, लल्लू पंजू को पकड़ के बस उसको बताना भाई तुम्हारा कौन इष्ट है, किसको मानते हो, तो बस वहां की जय जय कर देना उसकी। और अब फिर बाद में जब चुनाव जीत जाओ, संसद में पहुंच जाओ, तो फिर बस अपनी जाति का झंडा बुलंद कर देना। फिर जरूरत क्या है, एक बार बन गए सांसद, बस हो गया काम। और दावा करना कि हम विकल्प हैं बहुजन समाज पार्टी के, हम विकल्प हैं मायावती के, ऐसा दावा करवाना अपने चेले चपाटों से। जननायक बन जाना, बेफजूल के जननायक, करा धरा कुछ नहीं, जननायक। तो इसलिए जो अनुभव है वो ये है कि जिन्होंने अपनी जाति की बात की, जाति की लड़ाई लड़ी, जाति के लोगों को इकट्ठा करा, वो देर सवेर खत्म हो गए, फिनिश। और जिन्होंने तमाम, जैसे बाबा साहब ने तमाम अनटचेबल्स की बात की, मान्यवर काशीराम ने तमाम 85% की बात की, वो हैं जननायक, महानायक। पूरी दुनिया में जिनकी पूजा होती है, पूरी दुनिया में जिनकी पूछ होती है, पूरी दुनिया जिनके सामने सर झुकाती है, वो है जननायक, वो होते हैं। एक चुनाव जीतने से जननायक बन जाओगे भाई। ऐसे सैकड़ों सांसद वांसद चुने जाते हैं और पता नहीं चलता बाद में कौन सी गर्त में चले गए, कोई नहीं पूछता। जननायक बनने के लिए वो जज्बा चाहिए, वो दिमाग चाहिए, वो भावना चाहिए कुर्बानी की, अपना सर्वस्व निछावर करने की, दुनिया को दे के जाने की भावना होनी चाहिए। वो महान विचार कहां से लाओगे भाई? तो मैं इसलिए विश्लेषण आज ये कर रहा हूं कि मुझे लगा कि भाई ये जातियों के जो नेता हैं ये बहुत घातक हैं। इन्होंने इस देश में बहुजन सत्ता तक पहुंचने में रोके रखा है। ये बाधक है, बहुत भयंकर बाधक है। यदि हम बाबा साहब को मानते हैं अपना आदर्श, यदि हम मान्यवर काशीराम जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो हमें ये जातिवादी जो चिंटू हैं, जातिवादी चिंटू, इन जातिवादी जो नेता हैं, अपने चेहरे पे नकाब लगा के जो बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए आए हैं, उनको पहचानना होगा। उनको पहचान करके उनको दरकिनार करना होगा और हमें सत्ता की तरफ सबको मिलके बढ़ के चलना होगा। मैं किसी भी हालत में ये नहीं चाहता हूं कि SC ST की एकता में कोई भी दरार आए। हमें तमाम पहले अनुसूचित जाति जनजाति की एकता को कायम करना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। किसी एक भी व्यक्ति की वजह से हम इस एकता में किसी भी तरह से हम दरार नहीं आने देंगे। तो आज मेरा मन था कि इस पे मैं आज थोड़ी चर्चा करूं, मान्यवर काशीराम जी के विचार पे, बाबा साहब के विचार पे। वो महानायकों के क्या विचार थे और उन्होंने किन परिस्थितियों में सबको लेकर के एक महान मिशन खड़े किए, हमें अधिकार दिए, हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये जो रूप बदल के मायावी हमारे बीच में जय भीम का नारा लगा के आ जाते हैं और बाद में पता चलता है ये तो किसी जाति विशेष के ही हैं भैया, उससे ऊपर इनकी समझ ही नहीं है। इस पर सोचना। मेरे इस वीडियो पर, इस विचार पर अपना कमेंट करें, शेयर करें, इसको वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को मेरे जरूर करें। जय भीम, जय बिरसा, जय संविधान, जय भारत और जय काशीराम।